नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप सभी देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021 के संभावित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम में आपके स्टार्टिंग 6 अध्याय यानी 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं 1 to 6। कुछ जगह इनमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है और कुछ चैप्टर्स को उसमें शामिल कर रखा है। ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल 1 से लेकर के 6 तक यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज यहां देखेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है वो है, भौतिकी से क्या तात्पर्य है? भौतिकी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, भौतिकी की परिभाषा या भौतिकी से आप क्या समझते हैं, सबसे हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है, चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी तथा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी को समझाइए। चीर सम्मत भौतिकी या आधुनिक भौतिकी को समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो आता है, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, अन्य शाखाओं से संबंध। यानी भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाएं जैसे कि जीव विज्ञान, जैसे गणित, जैसे रसायन, इनसे क्या संबंध है फिजिक्स का। ठीक है, साथ ही इसके आप प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंध पढ़ लें। प्रौद्योगिकी से संबंध भी पढ़ लें, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध के साथ साथ प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है, ये भी आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए। पहला इसके अंदर हमने लिया है मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल राशियां एवं मूल मात्रकों से आप क्या समझते हैं? नंबर 2 है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा इसमें हमने लिया है विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं, विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं यानी कि विमीय सूत्र, ये भी आपको देखना है। और एक और आपको देखना है एसआई पद्धति और इसके मात्रक। आप सबको पता ही है कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो उन सभी राशियों को याद करना है, साथ ही में उनके प्रतीक और उनके इकाइयां, ये आपको विशेषकर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है आपके वो आता है, विमीय विधि से, विमीय विधि से, विमीय विधि से ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा के मात्रक जूल का
अर्घ से संबंध, ये आपको बताना है। और आप सभी जानते भी होंगे कि जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है और अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। और इनमें संबंध भी आपको पता होगा कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसको पूछ लिया जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो हमें बोलना है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। ठीक है, आगे बढ़ते। ये आपके पहले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी से आप क्या समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चीज सम्मत भौतिकी या आधुनिक भौतिकी से आप क्या समझते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ क्या संबंध है, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी से इसका क्या संबंध है, यह भी आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न को समझाइए, जिसमें हमने 4 छोटे छोटे प्रश्न शामिल किए हैं। मूल राशियां और मूल मात्रक से आप क्या समझते हैं। व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं एवं उनके विमीय सूत्र, जैसे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है mLT-2, ऐसे ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है mL²T-2, त्वरण का क्या होता है, बल आघूर्ण का क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, ऐसे आपको विमीय सूत्र पढ़ना है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या रिक्त स्थान में आ सकता है या फिर सही जोड़ी में भी इसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एसआई पद्धति। आपको पता है एसआई पद्धति और उसके मात्रक 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। और पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है विमीय विधि से ऊर्जा के मात्रक जूल का अर्घ से संबंध। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है और अर्घ सीजीएस मात्रक है। ठीक है, तो आपको विमीय विधि से इसे सॉल्व करना है। वो जो n2 बराबर n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c, वो जो फार्मूला है उस फार्मूले से इसे सॉल्व हमें करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं इसको रफ करूं, तब तक आप कुछ बातों पे विचार करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्स जो है, लक्स साबुन नहीं, लक्स इकाई है, तो आपको ये सोचना है कि लक्स किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, सोचो, तो मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं क्योंकि हम सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लक्स किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपको सोचना है। ठीक है, सोच लिया होगा। तो लक्स किस भौतिक राशि का मात्रक है, किसी को याद आया? चलो बता देता हूं मैं। लक्स जो है वो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। लक्स जो है वो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। प्रतिदीप्ति घनत्व, तो लक्स प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। तो आपसे कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि लक्स किसका मात्रक है, तो हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए कि प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका महत्वपूर्ण है वो है ध्वनि का वेग v बराबर √γp/d। ये मैंने एक सूत्र लिखा है। यहां पर p वायुमंडलीय दाब है, d घनत्व है और गामा जो है वो एक शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात, हमें इसकी शुद्धता की जांच करना है। इसकी शुद्धता की जांच करना है। ठीक है, ठीक, ये किससे करते हैं आपको पता होगा कि हम किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच विमीय विश्लेषण से करते हैं और उसमें उसकी लेफ्ट हैंड की विमाएं जब राइट हैंड साइड की विमाओं के बराबर आ जाती है तो हम कह देते हैं कि समीकरण शुद्ध है, अन्यथा समीकरण अशुद्ध है। ठीक है, तो आप इसके लेफ्ट हैंड की विमाएं, जहां आपको ध्वनि का वेग दिखा है, अंडर रूट के अंदर गामा शुद्ध नियतांक, p वायुमंडलीय दाब है
और डी होता है घनत्व। लेफ्ट हैंड की विमाएं जब राइट हैंड की विमाओं के बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे दिया गया समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपके लिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी उसके द्रव्यमान स्मॉल एम, प्रभावकारी लंबाई एल, प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है तो इसका व्यंजक विमीय विधि से निगमित कीजिए। ठीक है, तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी उसके द्रव्यमान स्मॉल एम, प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है तो हमें इसका व्यंजक निगमित करना है, यानी आवर्तकाल का सूत्र निगमित करना है। आपको पता होगा वो आएगा आपके टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। यहां द्रव्यमान का कोई पद नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसे भी हमें विमीय विधि से सिद्ध करना है, निकालना है, टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके आता है, उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब आप सोचें कि प्लांक नियतांक h का मात्रक क्या है? ठीक है, सोचिएगा। इतने में आपका अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। इतना आप सोचेंगे प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके आता है अल्पतमांक प्रतिशत त्रुटि तथा निरपेक्ष त्रुटि से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, इतने आप सोचे अभी प्लांक नियतांक h का मात्रक में भी पूछूंगा अभी रफ करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है सार्थक अंक और साथ में आप इसके एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखें। आपसे सार्थक अंक क्या होता है पूछा जा सकता है। सार्थक अंक क्या होने के साथ आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो आप सार्थक अंक और उसके नियमों को अच्छा सा पढ़ लेंगे तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आता है तो उसे भी आप सॉल्व कर लेंगे और इसके भी चांसेस हैं कि इसका प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सार्थक अंक और इसके नियम और आप इसके संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को थोड़ा सा देखिए। इसके अलावा ये जो प्रतिशत त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि मैंने जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, आप इसके संख्यात्मक प्रश्न भी देख लेना। संख्यात्मक प्रश्न भी देखना है आपको। ठीक है, उनके भी आने की संभावना होती है। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा था प्लांक नियतांक h का मात्रक क्या होता है। ठीक है, कई ने सोच लिया होगा और कई अभी तक सोच रहे होंगे कि प्लांक नियतांक h का मान क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, प्लांक नियतांक h जो होता है आपने कहां पढ़ा होगा? सोचो, कहां पढ़ा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, वहां पर भी आपने प्लांक नियतांक पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है जहां हम बोलते हैं E बराबर h न्यू। ठीक है, वहां भी आता है h प्लांक नियतांक।
तो प्लांक नियतांक h का मात्रक क्या होता है, यह आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है और इसका जवाब होता है आपके कि प्लांक नियतांक h का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। जूल इंटू सेकेंड ये होता है प्लांक नियतांक का मात्रक या प्लांक नियतांक की इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक न्यूटन का डाइन से संबंध बताइए। न्यूटन का डाइन से संबंध बताइए। डाइन है, डाइन भूत प्रेत वाली नहीं, ठीक है ना। तो डाइन क्या है, बल की सीजीएस इकाई है। हमें बल के ऐसा ही मात्रक न्यूटन का संबंध डाइन से यानी कि सीजीएस पद्धति के मात्रक से संबंध बताना है। और आपको पता होगा कि एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, यानी एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपके कि जो समीकरण है गति के समीकरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनकी शुद्धता की जांच करें। शुद्धता की जांच करें, ठीक है ना, कि हम इनकी शुद्धता की जांच किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि गति के जो तीनों समीकरण हैं उनकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सदिश और अदिश राशियों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है जो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 सदिश तथा अदिश राशियां क्या होती हैं और इनमें अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सदिश राशियां क्या होती हैं, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, आप एस रविंद्र सर वाले पर इसे सर्च करके देख सकते हैं। सदिश योग का क्रम विनिमय नियम और सदिश योग का साधारण नियम, उसके ऊपर वीडियो है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, इनमें अंतर बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े तो हमें मिलता है शून्य सदिश, क्वेश्चन नंबर 13। शून्य सदिश, एकांक सदिश एवं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, ठीक है। साथ ही आप क्या करेंगे कि इनके जो संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं, संख्यात्मक प्रश्न, उनको भी जरा देख लेना। एकांक सदिश से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न होते हैं जहां आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ये वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप जरा एक बार देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है शून्य सदिश, एकांक सदिश और विस्थापन सदिश को समझाइए, साथ ही इनके संख्यात्मक प्रश्न भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपके, वो कहता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, उसका त्रिभुज नियम है। एक समांतर चतुर्भुज नियम भी होता है, मगर त्रिभुज नियम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका
कि सदिशों के दो सदिशों का अदिश और सदिश दोनों अलग अलग है, इनको आप याद कर लेना। दो सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अदिश गुणनफल आपको पता है डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, और सदिश गुणे को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। साथ ही आप इनके भी संख्यात्मक प्रश्न जरूर देखें, संख्यात्मक प्रश्न जरूर देखें, ठीक है। तो ए डॉट बी पूछा जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा जा सकता है, इनका परिणामी सदिश पूछा जा सकता है, परिणामी सदिश की दिशा में इकाई सदिश बताइए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दो सदिश परस्पर लंबवत है कि नहीं है वो पूछा जा सकता है। तो इनसे संबंधित जो संख्यात्मक प्रश्न है उन्हें जरूर देखना है आपको, ठीक है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल और उनका सदिश गुणनफल क्या होता है इसे भी आपको समझना है, ठीक। ये हमारे अभी यहां तक हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंचे। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक न्यूटन का डाइन से संबंध बताइए। न्यूटन बल की एसआई इकाई होती है और डाइन सीजीएस इकाई होती है, और संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक। गति के तीनों समीकरण हमारे पास हैं, इनकी शुद्धता की जांच कीजिए, और जांच करने का तरीका वही है कि लेफ्ट हैंड की विमाएं बराबर राइट हैंड की विमाएं। जब दोनों तरफ की विमाएं बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है सदिश और अदिश राशियों में अंतर बताइए। 13वां क्वेश्चन कहता है शून्य सदिश, एकांक सदिश और विस्थापन सदिश साथ में इनके संख्यात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसे आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, साथ ही उनके संख्यात्मक प्रश्न। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी की दिशा में इकाई सदिश बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है या नहीं है, समांतर है या नहीं है, वो जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एस रविंद्र सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तब तक आप एक प्रश्न और सोचें, मैं इसे रफ करता हूं कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है, आप सोचिए। मेहनत तो करना पड़ेगी, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं मिलता, और अंधेरे में भी उजाला कर सकता है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का मोहताज नहीं होता। इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है। मैंने अभी आपसे पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। सोचा होगा आपने प्रकाश वर्ष, कहीं के दिमाग में आ रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है ये प्रकाश का मात्रक होगा, कहीं सोचते होंगे कि यार वर्ष है यानी ये समय का मात्रक है। कई स्टूडेंट ऐसे भी जिन्हें पता है कि यार ये प्रकाश वर्ष कोई और नहीं है, ये तो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का, वही करेक्ट है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। इससे हम ग्रहों के बीच की दूरियां मापते हैं, यानी बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं वो इसी प्रकाश वर्ष इकाई से मापी जाती हैं, ठीक। तो याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। रोलर को धकेलने की बजाय खींचना
आसान होता है। क्यों? ठीक है, यानी रोलर को आप ऐसे धकेलें, उसकी बजाय उसे आप खींचें, ऐसे खींचें, ये आसान होता है। क्यों होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा गया भी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच आता है कि गति के जो हमारे तीनों समीकरण हैं उन्हें निगमित करना है। गति के तीनों समीकरणों को निगमित कीजिए। तीनों समीकरणों की प्रैक्टिस कर लेना, कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों समीकरणों की प्रैक्टिस करना है, यानी आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो गति के ये जो तीनों समीकरण हैं इन्हें निगमित करना है। को निगमित कीजिए, निगमित कीजिए। कोई एक पूछा जा सकता है, आप तीनों की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो वो आता है टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, इसका व्यंजक। ठीक है ना, तो टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का व्यंजक निगमित कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके इंपॉर्टेंट में आता है, वो है प्रक्षेप्य से क्या तात्पर्य है, या प्रक्षेप्य गति बोल देते हैं। प्रक्षेप्य गति से क्या तात्पर्य है, प्रक्षेप्य गति से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार, परवलयाकार होता है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वो है प्रक्षेप्य के उड्डयन काल, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास तथा महत्तम ऊंचाई का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, और ये दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इन दोनों ही प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पता भी होगा कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। जब भी किसी पिंड को क्षैतिज दिशा के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो वो वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करती हुई अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है। इसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है और वो परवलयाकार पथ होता है उसे सिद्ध करके बताना है। साथ ही उड्डयन काल, यानी जहां से आपने वस्तु फेंकी और जहां गिरी इतने समय तक वस्तु हवा में थी, उसे हम कहते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का व्यंजक क्षैतिज परास, जहां से आपने फेंकी वस्तु और जहां जाके गिरी वहां तक की जो क्षैतिज दूरी है उसे कहते हैं क्षैतिज परास। और महत्तम ऊंचाई, वस्तु कितनी ऊंचाई तक ऊपर गई है, तो तल से लेकर पृथ्वी तल से वहां तक की जो ऊंचाई होती है उसे हम कहते हैं महत्तम ऊंचाई। इन तीनों के लिए जो व्यंजक है वो निगमित कीजिए। यह भी आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। ठीक है, इसके चांसेस भी हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आज मेरा गला भी खराब है फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो आपको लगता है कि कुछ मेहनत मैंने करी है और आप इसको पसंद करते हैं, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 21 मिलता है।
उसकी तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। ठीक है, इतने मैं रफ भी कर लेता हूं, थोड़ा सोचते भी जाइए साथ साथ कि एक अश्व शक्ति में यानी हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। ठीक है, सोचिए, बिल्कुल मेहनत आपको करना पड़ेगी। और एक बात और मैं बता देता हूं कि ये सभी संभावित प्रश्न हैं। हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि इनमें से पूछा जा सकता है और हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मगर फिर भी जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उन्हें तो सभी पढ़ने की मैं सलाह दूंगा कि आप मैक्सिमम पढ़ें ताकि आपका करियर आगे बने और आप आगे तक पहुंचे। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम पास आ गई है, कोरोना चल रहा था इतने समय, कई लोग नहीं पढ़ पाए, कई स्टूडेंट, उन्हें टेंशन हो रही थी कि यार क्या करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाए। इसी पर्पज से हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, और इनसे पूछे जाएंगे प्रश्न, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको आंसर दे देता हूं उसका। मैंने आपसे पूछा था कि क्या पूछा था प्रश्न, मैंने याद है आपको क्या पूछा था प्रश्न मैंने आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, सोचिए, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो क्या था, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। ठीक है, आप सोचो क्या पूछा था मैंने। आपके जो अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं जरा। संगामी बल आपको याद करना है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, एक अश्व शक्ति में, भूल मत जाना, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट, 746 वॉट होते हैं एक अश्व शक्ति में। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसे भी याद रखें। और एक और एमसीक्यू मुझे भी पूछते पूछते याद आया कि ऊर्जा का कई बार पूछते कि मात्रक कौन सा बड़ा है, तो आप याद रखना ऊर्जा का जो मात्रक होता है सबसे बड़ा वो होता है कैलोरी, और एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी 4.2 जूल और एक जूल यानी 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये भी थोड़ा आप याद रख लेना साथ में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो आपका कहता है कि संरक्षी बल, संरक्षी तथा असंरक्षी बल क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23, कार्य एवं ऊर्जा को समझाइए, साथ ही कार्य तथा शक्ति में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम उसकी ओर चलते हैं। वो आता है आपके कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय दीजिए, इसे निगमित भी करना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अध्याय नंबर 6 से, इसे आपको अच्छे से याद करना है। साथ ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए, निगमित कीजिए। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25। ये मैंने आपको जो है 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आज बताए हैं। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी आपको ये कैसा लगा
अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।